हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की हम जो क्लास है ये बेसिकली एमए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। आज हम सबसे पहले क्लास में डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस है, जो इस साल प्रिस्क्राइब्ड है आप लोगों का सिलेबस। बट आगे जाने से पहले सबसे पहले नए एकेडमिक सेशन में आप सबका स्वागत। नए एकेडमिक सेशन भी है, नया माहौल भी है, चेंज्ड माहौल है। इट्स अ फेज़ ऑफ लर्निंग फॉर वी ऑल। हम भी नए ढंग से पढ़ाना सीख रहे हैं, आप लोग भी नए ढंग से पढ़ना सीख रहे हैं। तो होप हम दोनों इसको सक्सेसफुली कर पाएँ। बाकी आप लोगों के पास यू ऑल आर कनेक्टेड विद व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप लोगों को कहीं किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन आता है, आज या आगे भी जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, अपनी पढ़ाई वगैरह करेंगे, उसमें तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैसेज डाल सकते हैं, सो डैट वी कैन फॉलो अप, कि हमें भी समझ में आए कि बच्चों को कहाँ परेशानी आ रही है और बेटर हम कैसे कर सकते हैं। यू कैन गिव योर फीडबैक, योर इनपुट्स ऑल्सो, सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू लर्न। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी यूनिवर्सिटी की साइट है, जो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है, उस पे 2020-21 का ऐसा कोई नया सिलेबस अभी उन्होंने डाउनलोड मतलब साइट पे नहीं डाला है उन्होंने, लेकिन इट्स मोर एंड ऑफ सेम। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वैसा ही होगा, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन फ्यूचर तो वी विल लेट यू नो। आज की तारीख में जो सिलेबस हम लोगों को प्रिस्क्राइब्ड है, हम पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पिछली बार आप लोगों के पास 4 पेपर हुआ करते, 4 कंपलसरी पेपर थे आप लोगों के पास। इस बार हम लोगों के पास 5 पेपर हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी पेपर होंगे और 3 ऑप्शनल पेपर होंगे। सो बेसिकली एमए प्रीवियस देयर वर 4 पेपर्स एंड all were compulsory, but when you are in MA final, so there are total 5 papers। जो आपका पेपर 5th है, देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि दिस इज़ माय पेपर फर्स्ट, दिस इज़ पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लेकिन ये कंटिन्यूशन में आता है। तो आप लोग पेपर 5th ही लिखेंगे, जो आपका जो पेपर है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो हम पेपर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखते। यू हैव टू राइट पेपर 5th एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, पेपर 6th स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस तरीके से लिखा जाता है। डेट टू व्हेन यू विल फिल योर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जैसे पिछली बार भरा था, यू हैव अ सब्जेक्ट कोड, इसका अपना एक कोड होगा आपका पेपर का, वो आप लिखेंगे। तो पेपर्स आपके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जो पहला पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है आपका, प्रशासनिक चिंतक। दूसरा पेपर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, भारत में राज्य प्रशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब ये दोनों तो आपके हैं कंपलसरी पेपर, मैं भी आगे भी दोबारा आपको बताऊंगी। अगले पेपर हैं आपके अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय नगरीय स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन। और आपका जो आखिरी पेपर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो बेसिकली जो 5 पेपर थे उसमें से 2 कंपलसरी हैं। पहले 2 पेपर्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, प्रशासनिक चिंतक और भारत में राज्य प्रशासन, राजस्थान के विषय संदर्भ में। ये 2 पेपर कंपलसरी हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 कंपलसरी पेपर के बाद वहाँ पे 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, ग्रुप A, B एंड C। तो किसी भी एक ग्रुप से आपको 2 पेपर लेने होते हैं, लेकिन आज के तारीख में हमारे कॉलेज में, मीन्स गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज में, हम लोगों ने जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर चला रखा है वो ग्रुप B से है। तो आपके जो अगले 2 पेपर हैं वो होंगे ग्रुप B से, अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, ग्रुप B से। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, आप लोग देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ था। और आपका जो तीसरा पेपर है, लास्ट पेपर जो है, वो है पेपर 9th कहलाएगा।
है ना। उसमें भी अगर आप मेन सिलेबस देखेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एक डिसर्टेशन है और एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर। हम लोग जो यहाँ पे चला रहे हैं अपने कॉलेज में वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग जब अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स भरेंगे तब आप ध्यान रखना कि आपको ये ही कॉम्बिनेशन भरने हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग बात है, वो कोई से भी ग्रुप के कोई भी 2 पेपर ऑप्ट कर सकते हैं और 9th पेपर में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या रिसर्च मेथोडोलॉजी ले सकते हैं। डिसर्टेशन स्ट्रिक्टली केवल जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए होता है। तो आपके 5 पेपर्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा, जिसमें से 2 कंपलसरी पेपर हैं और 3 ऑप्शनल पेपर हैं। लेकिन ये 3 कौन से ऑप्शनल पेपर होंगे ये भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जो कि ग्रुप बी में से 2 पेपर होंगे और आपका जो 9th पेपर है वो होगा आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं जो आपको इस साल पेपर पढ़ाने वाली हूँ वो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। भारत में राज्य प्रशासन राजस्थान के विशेष संदर्भ में कि भाई कैसे क्या होगा। अगर आप ध्यान रखेंगे जो बच्चे जिनके पास बीए में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था दे कैन मोर कोरिलेट दिस पेपर, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आपका एक पेपर था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करके, तो ये उसका एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कि भाई हाँ इसी को हम और एलॉबरेट ढंग से और बहुत डिटेल में और बारीकी से पढ़ेंगे आगे। जो बच्चे जिनके पास बीए में नहीं था और उन्होंने पीजी में अपना ये पेपर लिया है, सो नॉट एन इशू। हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इट्स नथिंग कि जो यूजी में जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो कुछ आगे कुछ नया पढ़ेंगे, वो उसी का एक्सटेंशन है। सो व्हेन यू आर इन पीजी सो यू कैन कंटिन्यू विद इट, नॉट एन इशू। देखिए जैसे हर उसमें होते हैं कि जैसे आपके जो सिलेबस है उसको हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जो आपका यूजी का कोर्स था उसमें भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे और पेपर्स थे वो हर एक पूरे सिलेबस को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया था। जो हमारी पहली यूनिट है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपकी राज्य सरकार है उसका संवैधानिक आधार क्या रहा है, उसका क्या पोजीशन है, उसकी क्या क्या स्थान है उसका भारतीय संविधान में, गवर्नर कैसे नियुक्त किए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी आपके जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी पावर्स क्या है, मीन्स क्या क्या शक्तियां हैं उनकी और क्या क्या कार्य हैं उनके, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, मीन्स केंद्र और राज्य के संबंध। आप सभी जानते हैं कि भारत एक संघात्मक राज्य है, एक फेडरल स्टेट है, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं इस बात को। तो हम लोगों के यहाँ जो हम लोगों का जो सेटअप है वो है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे राज्यों की अपनी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पे अपनी एक सरकार है। तो केवल केंद्र सरकार अपने हिसाब से चले ऐसा भी नहीं होता और सारे राज्य अपने अपने हिसाब से चले ऐसा भी नहीं होता। दो दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पे काम करते हैं, बट बीइंग अ यूनिट एक ही देश के हैं। तो हम लोग चाहे केंद्र स्तर पे बात करें या राज्य स्तर पे बात करें, हम लोगों की जो भी कार्य करने का ढंग होता है, जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं वो इस हिसाब से लिए जाते हैं कि वो एक हार्मनी में हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो सकें, एक दूसरे के साथ आपस में अच्छे से जेल कर सकें। तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे कि इनके संबंध कैसे रहे हैं, क्या दिक्कतें आई रहती हैं, इसको सुलझाने के लिए समय समय पर कौन कौन से कमीशंस बने हैं। जैसे अभी आप आगे देख रहे होंगे सरकारी कमीशन, पुंछ कमीशन, ये सब आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड हैं। राज्यों की स्वायत्ता को लेकर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वास्तव में राज्यों को कितनी स्वायत्ता प्राप्त है, वो इंडिपेंडेंटली हर स्तर पे, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो चाहे वित्तीय स्तर हो, किस हद तक डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हाल ही में राज्य और केंद्र के संबंधों में क्या विकास हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं,
इन चीज़ों को भी हम लोग यूनिट 1 में कवर करेंगे। तो बेसिकली जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो एक सिंपल सा आपको प्रारूप दिखता है कि इसकी जो सरकार चलती है उसकी संरचना कैसी होती है, इसका आधार कैसा है, उन सब चीज़ों को हम लोग इस यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ योर सेकेंड यूनिट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन केस टू राजस्थान। जैसे कि हमारी बुक का नाम भी ये है कि राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर के ऊपर राजस्थान की सरकार किस ढंग से इसका विकास हुआ है, किस ढंग से ये अपना कार्य कर रही है, और जो संगठन है राज्य सचिवालय का, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसका संगठन कैसे होता है, उसका जो मुख्य सचिव हैं वो किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्या शक्ति है, उनके क्या कार्य हैं, वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि सरकार राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पे जो कार्य प्रणाली है उन दोनों के बीच की कड़ी है। आप लोगों को सबको पता है कि हम लोगों के यहाँ जो भी मंत्रालय हैं वो 2 स्तर पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है राजनीतिक स्तर, एक होता है प्रशासनिक स्तर। राजनीतिक स्तर पे आपके मंत्री और आते हैं, और जो प्रशासनिक स्तर पे हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। तो ये दोनों ही दे आर द पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, बट हाउ दे वर्क, किस प्रकार से काम किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्र स्तर पे हम लोग मंत्रालय कहते हैं और राज्य स्तर पे हम लोग विभाग कहते हैं, है ना। जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हमें समझ में आता है कि हम राज्य स्तर पे जो कार्य प्रणाली है, राज्य स्तर पे जो प्रशासनिक कार्यालय कार्य कर रहे हैं, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम कह देते हैं कि केंद्र स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि केंद्र स्तर पे बात कर रहे हैं। और जो मुख्य विभाग हैं, जैसे अभी मैंने कहा आपसे, गृह विभाग और आपके वित्त विभाग है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है आगे। और आपके जो पर्सनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार जो हुए हैं, उससे हम के बारे में भी हम जानेंगे। इस संबंध में कौन कौन से कमीशंस रहे हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशंस रही हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग इस यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को अगर आप कंपेयर करें तो यूनिट 1 इज़ मोर ऑफ अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द स्टेट, और जो यूनिट 2 है डेट इज़ मोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द स्टेट। जब हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दे बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू आप कह सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, दे हैव टू वर्क इन अ हार्मनी। यूनिट 3 जो है आपकी, इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ more bended towards the administrative structure in the state. यूनिट 2 और यूनिट 3 में फ़र्क ये है कि यूनिट 2 की जब हम देखते हैं तो ये राज्य स्तर पे जो बड़े मंत्रालय थे, आपका जो सचिवालय है, सचिवालय के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। तो हमने पहले एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स पे डिस्कशन किया था, जबकि जो यूनिट 3 है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादातर डायरेक्टरेट्स के बारे में। डायरेक्टरेट्स को हिंदी में बोलते हैं निदेशालय। तो निदेशालय और सचिवालय के क्या संबंध है, निदेशालय का कितना महत्व या क्या स्थान है राज्य प्रशासन में, क्या रोल है इसका, क्या संगठन है, क्या प्रणाली है इसकी। और हम लोग कॉलेज एजुकेशन से हैं तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। शिक्षा निदेशालय के
का जो रोल है उसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें एक दो चीज़ें और लिखी हुई हैं, अगर आप देखेंगे सिटीज़न चार्टर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो। ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीज़न चार्टर्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। हम लोगों ने आप लोगों का जो प्रीवियस में पेपर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, उसमें आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, सुशासन किसे कहते हैं। तो ये सब जो ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं या सिटीज़न चार्टर की बात कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, इसके बारे में बात करें तो ये सब उसी के भिन्न भिन्न आयाम हैं जो हम लोगों ने आगे, और हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाउ यू बीइंग इन पीजी, आप लोग अपने आगे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करेंगे, आप लोग नेट स्लेट भी देंगे, आप लोग जब अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तो जब आप निबंधात्मक लिखते हैं, आंसर्स वगैरह लिखते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। होता है आपका कोर एडमिनिस्ट्रेटिव उससे, ये आपके सिलेबस से, बट दे विल कोरिलेट इट विद द करंट सिचुएशन। आज की तारीख में आरटीआई का भी महत्व बताइए, क्या बात है इसमें, सुशासन के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जब आप कहेंगे कि हाँ आपके यहाँ गुड गवर्नेंस है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आज तो सिर्फ थोड़ा सा सुपरफिशियली हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा है हमारा। एंड देन योर नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4। इसमें हम जो दूसरे अभिकरण है राज्य प्रशासन की, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्टेट एंटरप्राइजेस, गवर्नर बोर्ड क्या है, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हाउसिंग बोर्ड है, डेयरी फेडरेशन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आपका प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल इन राजस्थान। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला जो यूनिट है ये एकदम डिफरेंट है, जो आपने शायद अभी तक, चाहे वो यूजी लेवल था या आपका प्रीवियस था, उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, या जो आपकी पिछले 3 यूनिट्स है उससे भी बहुत डिफरेंट है ये वाली यूनिट। इस यूनिट पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। और नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है आपके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कार्मिक प्रशासन के ऊपर, कि राज्य में का कार्मिक प्रशासन कैसा है, सिविल सेवकों की भर्ती कैसे होती है, जो आरपीएससी मीन्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, उसका क्या रोल है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशंस के क्या क्राइटेरिया हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है क्यों होती है, कैसे अपील की जाती है, डेट इज़ योर डिसिप्लिनरी एक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, मीन्स आप अपील कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप गौर कीजिएगा जो लास्ट का है, रिमूवल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, लोकायुक्त और लोकपाल बिल पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग पहले प्रीवियस में ही कर चुके थे, जब हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लोकपाल के बारे में बात कर रहे थे, तब भी मैंने जिक्र आप लोगों से किया था लोकायुक्त का। अब हम और इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। राज्य स्तर पर प्रशासनिक सुधार क्या हुए हैं, क्या उनकी रिकमेंडेशंस रही हैं, उन प्रशासनिक कार्य को और नए ढंग से कैसे किया जाए, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं राज्य स्तर में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम अगर आप देखेंगे सिलेबस को, तो अगर हम इन सब चीज़ों को कवर करते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर आपको राज्य स्तर पर कैसे प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं या राज्य सरकार किस प्रकार से वर्क करती है, आपको एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ द सेशन व्हेन यू विल कंप्लीट दिस पेपर। और बुक्स क्या क्या आप लोगों के लिए होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। मैं कुछ बुक्स इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी बता रही हूँ, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बता रही हूँ। जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ ये जस्ट एक सजेशन है, आप इनके थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं
आपके सिलेबस जो यूनिवर्सिटी की साइट पर है, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स दे रखी हैं, तो आप कोई सी भी बुक देख सकते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, दे कैन go through, they can take a reference from Ramesh Arora's and Meena Sogane's book State Administration in India, or they can also refer R.M. Khandelwal's State Level Plan in India. You can go through it. There are many other books also. और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो सुरेंद्र कटारिया जी की एक किताब है राज्य प्रशासन, रमेश अरोड़ा और गीता चतुर्वेदी की है भारत में राज्य प्रशासन, और एक हरिश्चंद्र शर्मा की है राज्य प्रशासन। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ अभी थोड़ी सी ही बता रही हूँ। और चूँकि अब आप लोग पीजी में आ गए हैं, तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग प्लीज़ किसी एक किताब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अपनी नोट्स अब आप ज़रूर बनाएं आगे भी, और एक से अधिक किताब आप रेफ़र करेंगे तो आप जब आप आगे अपने नेट स्लेट की तैयारी करेंगे, जैसे प्रीवियस भी मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था, और अब तो आप फाइनल में आ गए, तो डेफ़िनेटली आप लोगों के पढ़ने के तरीके में और बदलाव आया होगा, ज़रूरत भी है उस बदलाव की। तो देखते हैं, करेंगे डिस्कस उन चीज़ों के बारे में कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ स्ट्रिक्टली सिलेबस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। डेफ़िनेटली कोविड चल रहा है, कोविड का नाम सुन सुन के मेरे ख्याल से सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं, और हालात भी ऐसे हैं, बट स्टिल एज आई ऑलवेज़ टेल यू कि यू शुड एंड योर डे विद अ पॉजिटिव नोट। चाहे आज का दिन कैसा ही गया हो, समटाइम्स यू फील वेरी गुड, समटाइम्स यू फील वेरी लो, बट वॉट एवर द मैटर इज़, यू ऑलवेज़ एंड योर डे विद अ पॉजिटिव नोट। एक सकारात्मक विचार के साथ आप लोगों को अपने दिन का, जब सोने जाते हैं तो एक सकारात्मक विचार के साथ सोने चाहिए, और नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि इस दिन को और कैसे बेहतर बनाया जाए। सो ऑलवेज़ गो इन द बेड विद द सेटिस्फेक्शन एंड वेक अप विद द डिटर्मिनेशन। तो टिल देन हैव अ गुड टाइम, और फिर दोबारा आगे मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा एन्जॉय योर टाइम।